हेलो एवरीवन। जो भी लोग यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं और जो सीरियसली 2026 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की तैयारी करनी हो या फिर ख़ास तौर पे अभी मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए दिसंबर के बाद फुल्ली, है ना, 31 दिसंबर के बाद फुल्ली प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में शिफ्ट करना वो एडवाइजेबल है। लेकिन तब तक हम मेंस रेडी होने चाहिए इस तरीके से कि भाई ऐसा भी अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। नॉर्मली GS2 को बहुत इजी माना जाता है, लेकिन एक बार इस पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि है ना, अच्छे अच्छों की भाई इतना यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक पूछा हुआ है, सेक्शंस पूछे हुए हैं। तो बहुत स्पेसिफिक, जब अगर मान लीजिए आपका पेपर हो जाए, उसके लिए बहुत अच्छे से मेंस रेडी होना हर तरीके से, कंटेंट वाइज, योर केस स्टडी वाइज, है ना, और हर अप्रोच वाइज एंड योर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वाइज, हर तरीके से मेंस रेडी होना 2026 के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। प्रीलिम्स की आप टेंशन मत लीजिए, प्रीलिम्स की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो एक बार जाकर के आप civilspot.in पे जाकर के, है ना, मेरे बारे में भी आप वहाँ पे जान सकते हैं। मैंने, है ना, अगर आप नए लर्नर हैं, मुझे अभी नहीं जानते हैं, ये वीडियो पहली बार आप तक पहुँच रही है, तो डेफिनेटली आपको civilspot.in पे बहुत ज़्यादा हेल्प है ना, वहाँ पर जितने भी इनिशिएटिव्स हमने शुरू किए हैं, डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प होते हुए देखने को मिलेगी अगर आप प्रीलिम्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं बैक टू बैक 4 बार बहुत अच्छे मार्जिन से 110 प्लस मार्क्स से प्रीलिम्स को हर बार क्वालिफाई किया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये जस्ट अनदर रैंडम यूट्यूब वीडियो है, क्लिक बेटर है, ऐसा मैं एटलीस्ट मानता हूँ कि ये नहीं है। आप जो भी माने वो अपने हिसाब से देखिए। अभी मेंस पे फोकस करते हैं। मेंस से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ हैं, है ना, इसके बारे में फिर मुझे बहुत काफ़ी लोगों की ठीक है, रिक्वेस्ट भी आई कि भैया कोई आप मेंस के लिए अपना कोर्स वगैरह है ना चलाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्चुअली द थिंग इज़ कि पीपल स्लोली ग्रेजुअली दे स्टार्ट बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड फिर ये हम पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मुझ पे भी ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीपल नो मी एज, ठीक है, एज 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 एन एस्पिरेंट हु इज़, ठीक है, जो कि अपनी तरफ से एटलीस्ट कोशिश कर रहा है कि ठीक है, बहुत ऑनेस्टली इस यूपीएससी की तैयारी को अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, है ना, सेल्फ लर्निंग के थ्रू, हाँ, वो किसी छोर तक ले जाए। और पिछले 3 साल से मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व भी हूँ, ठीक है, लोगों को मेंटरिंग करना, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन एड टेक प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का मेरा एक्सपीरियंस है, उसके लिए ये चीज़ नहीं है। अभी जो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं वो ये कि भैया अभी आपका जो टेस्ट सीरीज़ है ये किस तरीके से आपको फ्रॉड कर रहे हैं। 15-15 हज़ार की, 20-20 हज़ार की, 10-12 हज़ार की मिनिमम भाई किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको टेस्ट सीरीज़, मेंस की टेस्ट सीरीज़ मिलती है। वो आपको प्रॉमिस क्या करते हैं? दे प्रॉमिस यू अराउंड 40 मॉक टेस्ट, जिनमें 4 या 5 फुल लेंथ होंगे, बाकी उनके सेक्शनल होते हैं। सेक्शनल का मीनिंग होता है वो 7 से 10 क्वेश्चन उसमें डाल देते हैं, है ना। उन्हें मालूम है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो मैक्स टू मैक्स 20 टेस्ट वो लिखते हैं नॉर्मली। क्यों? क्योंकि भैया टेस्ट सीरीज़ किस चीज़ पे काम करती है? अगर एक तो ये चीज़ होती है कि मान लीजिए अगर आपको डेली टेस्ट लिखवाया जाए तो बने भी, आपकी थोड़ी रिदम बने भी, ठीक है, तो आप में एक मोटिवेशन आए भी कि नहीं यार 7 बजे डेली लिखना है तो लिखना है। वो नहीं होता है टेस्ट सीरीज़ में। टेस्ट सीरीज़ में आपको नॉर्मली वीकली या फिर, है ना, बाई वीकली आपके टेस्ट होंगे नॉर्मली। तो उसमें जैसे ही आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, उसमें प्रॉब्लम खास तौर पे फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर या थर्ड टाइमर्स के साथ, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेंस का, प्रॉब्लम उसमें यही आती है कि नंबर 1 आप डिसिप्लिन नहीं है, आपने 15-20 हज़ार खर्च कर दिए, उसमें से, है ना, 10-12 टेस्ट आपने लिखे और उसमें भी आपका इंप्रूवमेंट कुछ नहीं हुआ। वो क्यों? कुछ कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज़ के स्पेसिफिक इशूज़ है, देख लीजिए। पहली बात ये कि दे गिव यू मार्क्स, भाई वो आपको मार्क्स देंगे, वो या तो आपको बहुत कम मार्क्स देंगे, 10 में से 3 नंबर दे देंगे, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि ये मेरे 7 नंबर कटे कहाँ, है ना। दैट मीन्स वो आपको इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। आप देखेंगे कि नॉर्मल कमेंट क्या होते हैं? फेयर इंट्रो, कंक्लूजन कैन बी इम्प्रूव्ड, है ना, ऐड सम डेटा, ऐड सम पॉइंट्स। सिर्फ इस बात के आप जो है उनको 15-20 हज़ार रुपया दे रहे होते हैं। और मुझे मालूम है कि इनसाइड द कोचिंग इंडस्ट्री किस तरीके से भाई ये इवेल्युएशन का टास्क किस तरीके से चलते हैं। किसी ने मेंस दिए हो, उन्हें एक्सपीरियंस है, वो अलग बात है, एटलीस्ट उसने तैयार किया होगा। भाई पीक टाइम पे आपकी टेस्ट सीरीज़ को इवन जियोग्राफी का ऑप्शनल वाला बंदा
PSIR के ऑप्शनल को वहाँ पे ठीक है रिव्यू कर रहा होगा जब उनके पास इतनी बल्कि कॉपीज आती है। कोई एक ऐसा बंदा जो सिर्फ ठीक है जो सिर्फ जो जिसने अभी प्री भी क्वालिफाई नहीं किया वो मेंस की टेस्ट सीरीज को इवेलुएट कर रहा होता है। भाई बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। वाई? बिकॉज दे वांट टू डू कॉस्ट कटिंग, है ना। वो इवेलुएटर को काफ़ी कम पे करेंगे, हालांकि वो कम नहीं है, 500-600 रुपया पर कॉपी कई लोग देते हैं, कई जगह पे 800-900 रुपया भी कॉपी देते हैं, 1000 रुपया कॉपी भी देते हैं एक इवेलुएटर को इवेलुएट करने का। बावजूद इसके आपको फेयर इंट्रो कंक्लूजन इंप्रूवमेंट वही लिखा हुआ देखने को मिलता है, आपको विजुअली कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दे प्रॉमिस यू लाइव आंसर राइटिंग, दे प्रॉमिस यू लाइव आंसर राइटिंग, फिर वो आपको प्रॉमिस भी करते हैं कि आपके लाइव आंसर की इवेल्युएशन होगी। पर भाई खुद समझो, उनके पास 4000 लोग हैं, 5000 बच्चे हैं, इतने ज़्यादा एनरोल्ड है ना। एटलीस्ट इवन अगर है ना कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लें, अगर 200 लोग किसी एक इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हैं, 200 लोग, तो उसको लाइव रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है। तो वो आपको नहीं देते हैं, वो आपको क्या देते हैं, ट्रेडिशनल कंटेंट दे देंगे मॉडल आंसर के फॉर्म में कि भैया इनसे मैच कर लो, लाइव आंसर राइटिंग हाँ आपको करा देंगे। लाइव आंसर राइटिंग पे के नाम पे वो क्या करते हैं, 4-5 क्वेश्चन पर डे वो स्क्रीन पे शो कर देंगे, 40 मिनट के लिए टाइमर लगा देंगे, लिखो, ठीक है, लगे रहो। फिर उसके बाद वो 10 मिनट का एनालिसिस डालेंगे कि इसमें आप ये लिख सकते हैं, उसमें आप ये लिख सकते थे। नो, होना क्या चाहिए, आपने जो आंसर लिखा है भाई उसको देखा जाए, उसकी लाइन टू लाइन इवेल्युएशन हो। भैया वो जो आप एक लाइन में लिखने वाली बात को पूरा पैराग्राफ में लिखे जा रहे हो, आपको ना सिर्फ ये बताया जाना चाहिए कि भाई नहीं छोटा करो इस चीज़ को, है ना, कम वर्ड्स में लिखो, बल्कि ये भी बताया जाना चाहिए कि उस पैराग्राफ को आप एक लाइन में लिख कैसे सकते हो। समझ रहे हो, इसके लिए लाइव चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ, है ना, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। और ये बेसिकली देखिए, मैं नहीं चाहता था कि कोई भी, देखिए ये चैनल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत जाना माना हुआ है, बहुत मतलब क्या, जितने लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, है ना। एटलीस्ट 10-12 लोगों ने जिन्होंने इस साल, है ना, हमारे कुछ एक कोर्सेज़ में, देखिए बहुत बड़ा चैनल नहीं है, तो जितने भी लोगों ने एनरोल किया था उनमें से 12-15 लोगों ने इवन मेंस लिखा भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि है ना कि ये कोई रैंडम सा वो चैनल है। नो, वी हैव रिजल्ट्स, है ना, रैंक्स भी आए हुए हैं। आप यूट्यूब, आप ये civilspot.in पे जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो भी रिव्यूज़ एटसेट्रा हैं, अगर आप नए लर्नर हैं तो नॉर्मली देखिए मुझ में खुद हेजिटेशन थी। बहुत लेंदी ये एक चीज़ होती है, 3 महीने तक की आपकी कमिटमेंट रहती है अगर आप कोई मेंस का इस तरीके का इनिशिएटिव लाते हैं। और 3 महीने की कमिटमेंट आप समझिए कि कितना वो एक हेक्टिक चीज़ हो जाती है कि डेली 3 महीने आप, है ना। अब बड़े कोचिंगों का ये बात है कि उनके पास 2000 3 हज़ार लोग आते हैं जो कि वहाँ एनरोल होते हैं, तो उनके लिए ये एक इंसेंटिवाइजिंग चीज़ है। यहाँ पे मैं इसीलिए काफ़ी लंबे टाइम से ये, है ना, मैंने हमेशा सबको मना ही की, लेकिन फिर, है ना, लोगों की ऐसा है कि कुछ एक लोग हैं तो उनकी बार बार रिक्वेस्ट भी आ रही थी, मुझे भी लगा कि ठीक है, इससे एटलीस्ट एक ऐसी चीज़ होगी कि डिसिप्लिन बनेगा, ठीक है, एटलीस्ट एक डेली आंसर राइटिंग का हैबिट बनेगी, डिसिप्लिन बनेगा कि मान लीजिए अगर 7 AM पे आपको आंसर लिखना ही है तो लिखना ही है। और लाइव रिव्यूज़ के लिए, ठीक है, ये एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं। civilspot.in पे आपको जाना है, लॉगिन करना है, आपको कोई बहुत हेफ्टी फीस इसमें आपको पे नहीं करनी है, समझ रहे हो। तो इसके आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। दिस इज़ द पर्सन हु हैज़ रिटन 4 मेंस दिस ईयर ऑल्सो। 2025 में मेरा अपना मेंस भी थे, ठीक है, इसी वजह से आप 3 महीने से देख रहे हैं इस चैनल पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। तो यह चैनल अब डेड भी पड़ चुका है। मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब जो है वीडियोज़ को उतना ज़्यादा प्रमोट कर भी नहीं रहा होता है, वो इसलिए क्योंकि लंबे टाइम तक अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो यूट्यूब आपको प्रमोट नहीं करता है ना। इनका सिंपल एल्गोरिदम ये है। देखिए ये जो कोर्स है इसके कुछ, ठीक है, कुछ बेसिक फीचर्स हैं, वो ये कि भैया ना सिर्फ इसमें आपको लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी, ना सिर्फ आपको लाइव रिव्यूज़ इसमें होंगे, कोई भीड़ भड़ाका नहीं होगा भाई, है ना। मैंने ये पहले ही डिसाइड कर रखा है कि जो लोग भैया जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को, एक बार जा करके देखिए, है ना। अगर आपका मेंस रेडी नहीं हुआ है तो नेक्स्ट 3 महीने में आपका पूरा कंटेंट भी रेडी होगा, पूरा आपका लाइव आंसर राइटिंग भी होगी और लाइव उनके रिव्यूज़ भी होंगे। तो ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ये बनाने की कोशिश की गई है जिसमें आपको मॉर्निंग में आंसर राइटिंग होगी, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होगी, है ना, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होगी। जिनका मॉर्निंग में नहीं भी होता है वो कहीं दूसरी जगह, है ना, दूसरी शिफ्ट में करा दिए जा सकते हैं।
नॉर्मली बस इसमें मेरी कोशिश है कि 15 से 20 लोग ही एनरोल हो, मैक्स टू मैक्स इसमें 15 से 20 लोग ही एनरोल हो। लेकिन बाय द टाइम अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 15-15 लोगों के मैक्स टू मैक्स 2 बैचेज, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का, है ना। मैं भी फालतू का मतलब कि ऐसा नहीं है कि 3-4 बैचेज इस पर है ना इस चीज़ के बनाए जाए, नहीं, मैक्स टू मैक्स 15-15 लोगों के, है ना, 2 या 3 बैचेज इसमें तब बनाए जा सकते हैं, है ना। फंडामेंटल आइडिया यही है कि आप जो आंसर लिखे एटलीस्ट उनमें से 1 या 2 आंसर्स को लाइव वहाँ पे 15-20 मिनट के अंदर, देखिए आंसर को रिव्यू करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट के अंदर आपका पूरा आंसर पढ़ा जा सकता है, फिर आपको बताया भी जा सकता है कि ये अगर आपकी भाई प्रेजेंटेशन थी, यहाँ आप मैप बना सकते थे, है ना, बनाओ मैप में ये चीज़ें लिखो, ये अगर आपने यहाँ मैप बना दिया, आपने ये चीज़ खाली नहीं छोड़नी है, यहाँ आप भरने के लिए क्या लिख सकते थे, मतलब ये सब चीज़ें आपको लाइव बताई जाए तो फ़ायदा होता है। एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस एटलीस्ट ऑफ काइंड ऑफ, ठीक है, जो भी टॉपर कॉपी है एटलीस्ट आप समझिए कि कम से कम 1000-2000 आंसर मैंने पिछले 4 साल में टॉपरों के एनालाइज किए हुए हैं अपने लिए, अपनी एनरिचमेंट के लिए। तो उसमें देखा है ना, मेरी देखिए मेरी अपनी हैंडराइटिंग भी, है ना, अपनी हैंडराइटिंग अपनी प्रेजेंटेशन के वो लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है ओवर द ईयर्स चीज़ों को इम्प्रूव करने की। मुझे ये भी मालूम है कि इस तरीके की हैंडराइटिंग से, है ना, इस तरीके की हैंडराइटिंग तक पहुंचा कैसे जाए। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग में, प्रेजेंटेशन में, इन सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम है, इनको भी एड्रेस करने की, अब ये बहुत अच्छी नहीं है लेकिन इससे तो बेहतर ही है। तो क्या वो चीज़ें वर्क करती है कि भैया आपका जो 15-20 साल से आपकी प्रेजेंटेशन की, है ना, उसके, हाँ, दही बन के रखा हुआ था, प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग एटसेट्रा, जो भी चीज़ें, देखिए ये मेंस में बहुत मैटर करती है, वो भी यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भाई ये होगा आपका, ये होगा। नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं आजकल मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम में, वो आपको, है ना, हाँ, आप देखेंगे कई कई इसी चीज़ पे चल रहे हैं, पूरे इंस्टीट्यूट इस चीज़ पे चल रहे हैं कि उनका MEP चल रहा है ना, मेंस एनरिचमेंट। वो एनरिचमेंट के नाम पे क्या देते हैं आपको, एनरिचमेंट के नाम पे वो आपको फैक्ट शीट दे देंगे, कुछ ऐसे डायग्राम दे देंगे जिनको बनाना इम्प्रैक्टिकेबल है भाई। मैंने उन सारे कोर्सेज में एनरोल कर रखा हुआ था, है ना, कोई लोग ऐसे डायग्राम बना देंगे, वो बताएंगे कि इधर आप इश्यूज लिखो, इधर आप सॉल्यूशन लिखो, है ना, इश्यूज ऊपर की तरफ को लिखो, 3-4 इश्यूज लिख दो, नीचे की तरफ ये, है ना, वो बताएंगे कि इस तरीके के डायग्राम आप बना सकते हैं। एक्चुअल में मेंस में आपके जो डायग्राम चल रहे हैं वो उन लोगों के चल रहे हैं, ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा कोई आपको क्रिएटिविटी दिखाने का ना तो वहाँ पे आपको टाइम मिलता है भाई। ये आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डायग्राम बेच रहे होते हैं मेंस एनरिचमेंट के नाम पे कि ऐसे ऐसे डायग्राम बनाओ, ऐसे ऐसे ये चीज़ें बनाओ, ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ। वो मेंस में कुछ काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मेंस के नंबर 1 शीट का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है ना, उसका जब आप देखेंगे मेंस की आपकी जो शीट है वो कन्वेंशनल इस तरीके के पेपर की तरह नहीं होती, वो इस तरीके की शीट है, ऊपर से छोटी है, नीचे से छोटी है, वो लगभग आपके स्क्वायर टाइप की शीट होती है ना। तो जितनी आपने डायग्राम में इधर प्रैक्टिस कर रखी है वहाँ वो वैसे ही फेल हो जाती है, वहाँ आपकी निकलती वही कन्वेंशनल डायग्राम है, भाई इस तरीके का फ्लो चार्ट बना दो। तो ये यहाँ पे ये अंड बंड कोई भसड़बाजी नहीं चलेगी। मेन चीज़ यहाँ पे किस चीज़ पे हमारा फोकस होगा, फोकस मेन चीज़ पे होगा हमारा कि भैया हम कंटेंट पे, और उस कंटेंट को बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने में किस तरीके से हम फोकस करें। और कंटेंट भी देखिए वो नॉर्मली किस तरीके का कंटेंट आपको दिया जाता है, जो पिछले 3 अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि नहीं यार ये तो सारे ही लिख रहे हैं, सभी टॉपरों के मैंने आंसर देखे, यार ये सारे ही लिख रहे हैं। अगर आपको कुछ, है ना, कुछ एक्सेप्शनल थोड़ा अगर करना है तो हर एक आंसर में आपको कुछ ऐसी चीज़ डालनी पड़ेगी जिससे कि एग्जामिनर को एक तरीके से डोपामिन की डोज मिले थोड़ा, है ना, थोड़ा डोपामिन उसका रिलीज होना चाहिए कि वाह यार ये चीज़ क्या लिख दी इसने, है ना। फॉर एग्जांपल मैं रोहित इज अ स्टूडेंट, तो हल्द्वानी से, आई थिंक हल्द्वानी से कहीं से है वो, तो कल परसों उनसे बात हो रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि भैया सारे ही एक जैसा लिख रहे हैं, तो एडिशनल एड ऑन क्या किया जाए, एड ऑन ये किया जाए भाई। फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर करप्शन से निपटने पे, या फिर इवन अगर कैग पे क्वेश्चन आया हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आया हुआ है, सारे लिख रहे हैं आर्टिकल 148 फलाना ढिमकाना ऊपर नीचे का सब लिख दे रहे हैं, है ना, सारे लिख रहे हैं कि इन करप्शंस को इसने जो है कैग ने एक्सपोज किया हुआ है। नहीं, कुछ एडिशनल आप क्या चीज़ कर सकते हैं इसमें, एडिशनल आप इसमें भाई
चाणक्य की सप्तांग थ्योरी यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं। बोलो कि चाणक्य के अकॉर्डिंग जो कोष है, जो ट्रेजरी है, इट इज एसेंशियल लिम्ब ऑफ ए स्टेट, हेंस प्रोटेक्शन ऑफ दिस लिम्ब, दिस एसेंशियल लिम्ब बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फुलफिल्ड बाय, विच इज फुलफिल्ड बाय कैग अंडर आर्टिकल 148। ये बना आपका इंट्रो, समझ लो। तो हर एक चीज के लिए ये देखिए, ये सारे कर रहे हैं, बेसिक कमिटी, डेटा, फलाना निमकाना, ये ट्रेडिशनल कंटेंट है, ये भी आपको इसमें मिलेगा। माइंड मैप, कन्वेंशनल कीवर्ड, मैंने अपने नोट्स बना रखे हुए हैं, कुछ एडिशनल स्टडी होगी, है ना। मैं इन्हीं चीज़ पे आजकल काम कर रहा हूँ। ये मैं बना ही रहा था पहले 2-3 सेशंस के लिए, अभी कंटेंट में बना भी चुका हूँ, ठीक है। सोसाइटी पे काफ़ी अच्छे, है ना। आप देखेंगे कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी केस स्टडीज़ हैं, ग्लोबल केस स्टडीज़, कि नहीं सोसाइटी में सिंक्रेटिज्म लाना है तो दुनिया में अलग अलग देशों ने क्या किया, है ना। ऐसी जो चीज़ें हैं ये आपको रिसर्च करके मिलेगी। इसमें आपको हर चीज़ का यूज़ करना है, इसमें आपको ब्राउजिंग का यूज़ करना है, इसमें आपको एआई का यूज़ करना है, हर चीज़ का इसमें यूज़ करना है। अब अपने एंड पे भी कर रहे हैं तो हर चीज़ का यूज़ कीजिए। उन्हें प्रॉम्प्ट दीजिए कि भाई ये मेरे पास ये इशू है, इसको रिजॉल्व करने के लिए दुनिया में क्या क्या केस स्टडीज हुई, ये मुझे बताइए, केस स्टडीज़ बताइए इस पर। वो आप खुद करिए तब, अगर आपने खुद भी करना है। लेकिन इस तरीके के प्रॉम्प्ट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एआई आपको प्रॉम्प्ट के बेसिस पे समझता है कि आप चाहते क्या हैं उससे। तो वो ब्रॉड प्रॉम्प्ट क्रिएट करना भी एक आर्ट है भाई, ये इवॉल्व होती है। 15-20 दिन लगते हैं चीज़ों को समझने में ही, कि एआई से अगर अच्छी चीज़ निकालनी हुई है चैट जीपीटी से, तो वो देगी कैसे आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, है ना। दूसरी बात, यूनिक एड ऑन, जिसमें क्या होंगे कि केस स्टडीज़ हर एक टॉपिक पे, हर एक टॉपिक, वुमेन एम्पावरमेंट में अगर आपने कोई चीज़ करना है, उस पर ऐसा नहीं कि आप सेवा एनजीओ का लिखे जा रहे हो, वही एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम लिखे जा रहे हो, नहीं। केस स्टडीज़ कि बांग्लादेश में इसने क्या किया, बांग्लादेश के एसएसजी, इंडियन एसएसजी से यूनिकली क्या चीज़ उन्होंने की, है ना। या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि बोल्सिया फैमिली आपने लिख दी, वहाँ स्कीम लिख दी ना। दुनिया में अलग अलग जगह पे नामीबिया की क्या अप्रोच है भाई, है ना। अफ्रीकन कंट्रीज़ की क्या अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि वसुधैव कुटुंबकम ही आप पढ़ रहे हैं, नहीं। अफ्रीका का उबुंटू, है ना। मान लीजिए आपको इंडिया अफ्रीका रिलेशंस लिखने हो, और सारे लिख देंगे, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, है ना, पैन अफ्रीकाई नेटवर्क, सारे लिख देंगे। कोई वहाँ पे आएगा एक यूनिक आदमी जो कि बॉक्स बना करके लिखेगा कि इंडिया और अफ्रीका की जो कन्वर्जेंस है वो सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं है, वैल्यूज़ पे भी है। इंडिया की वसुधैव कुटुंबकम अलाइंस विद अफ्रीकाज अप्रोच ऑफ उबुंटू। एक है ना, अफ्रीका की, अफ्रीकन एक प्रोवर्ब है, फेमस प्रोवर्ब है कि इफ़ यू वांट टू वॉक फार, वॉक अलोन। इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन। इफ़ यू वांट टू वॉक फार, इफ़ यू वांट टू गो फार, वर्क टुगेदर। तो है ना, इस तरीके ये उनका उबुंटू का कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें जो है, ये इस तरीके का कंटेंट एनरिचमेंट यूनिक चीज़ों के साथ, और आपको बताया भी जाएगा कि नहीं, इस चीज़ को आपने अगर आंसर आए तो किसी ना किसी जगह, मान लो पूछा भी ना हो, वो कंटेंट आपने उसमें यूनिक जो एड ऑन है वो उसमें डालना ही डालना है। थ्योरेटिकल लिंकेजेस, खास तौर पे जैसे ऑप्शनल के, है ना, ऑप्शनल की चीज़ें आती है कई बार, ऑप्शनल ओरिएंटेड, भाई अब वो ऑप्शनल ओरिएंटेड GS1 पूछ रहा है, सोसाइटी के टॉपिक कन्वेंशनल नहीं रह गए हैं, बिल्कुल ऑप्शनल टाइप के। इवन ऑप्शनल के लोगों को भी वो, सोशोलॉजी ऑप्शनल के लोगों को वो चीज़ें, ठीक है, वहाँ पे एनालाइज कर पाना रियल टाइम मैनर में उनके लिए डिफिकल्ट हो गया है। GS पेपर 2 में भाई ऑप्शनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग वो कई चीज़ों पर आपसे पूछ रहा है, कई चीज़ों पर। मान लीजिए ये पूछ रहा है ना, इधर खैर ये देखिए, with the warning of waning of globalization, post cold war is becoming site of sovereign nationalism। भाई लिखो, इस पे लिखो, लिख के दिखाओ बहुत अच्छा। वो आपको इसमें पता होना चाहिए, ऑप्शनल लेवल थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं यार, सोवरेन नेशनलिज्म जो है ना, या फिर वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, गेटेड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ना, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, डी ग्लोबलाइजेशन आ कैसे रही है, वो सारी चीज़ें, है ना, ट्रंप का मागा, है ना, शी का चाइना ड्रीम एट्सेट्रा। तो वो नॉन कन्वेंशनल चीज़ों में आपको नहीं मिलता है। आपको यूनिक केस स्टडीज़, यूनिक पर्सपेक्टिव्स, जो यूनिक स्कॉलर्स हैं, जेफरी सैक्स वगैरह, इनके वो चीज़ें आपको सुनते रहना चाहिए। ये तो वैसे भी सुनते रहना चाहिए, है ना, जेफरी सैक्स एट्सेट्रा इनके, हाँ, जो यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है ना। मैं ये डिबेट, डायलॉग एट्सेट्रा सुनता रहता हूँ और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी आता है, और आपको ये करना चाहिए। आपको एटलीस्ट कंटेंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं उतनी पड़ती है, ये आपके ब्लड में आ जाता है इन चीज़ों से, है ना। तो और क्वेश्चन अब वो कैसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन वो ऐसे पूछ रहे हैं भाई कि पॉडकास्टों बेस्ड, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पॉडकास्टों से वो सॉल्व हो जा रहे हैं। कन्वेंशनली आप पढ़ेंगे नहीं होंगे,
कोई वैल्यूएबल पॉडकास्ट होगा उसमें उस तरीके की नॉलेज आपसे वो पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे GS2 में तो खैर वो एक एक चीज़ के बियॉन्ड क्या ही जाएंगे, लेकिन GS3 GS4 उन चीज़ों को अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ देखिए, द रिफॉर्म प्रोसेस इन यूनाइटेड नेशंस रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड बिकॉज ऑफ डेलिकेट इम्बैलेंस ऑफ ईस्ट वेस्ट एंड एंटेंगलमेंट ऑफ US वर्सेज रशिया चाइना एंड लाइन्स। भाई वो बता रहा है कि यूनाइटेड नेशंस, ऐसा नहीं, अब वो ये नहीं पूछ रहा है कि UN में क्या रिफॉर्म लाए, नहीं, आपको बताना है कि भैया USA और रशिया चाइना के बीच की जो ये ईस्ट वेस्ट डिवाइड है, इम्बैलेंस है, इसकी वजह से कैसे UN रिफॉर्म जो है स्टॉल्ड है। आपको बताना पड़ेगा कि अगर G4 दुनिया में है तो इसके अगेंस्ट कॉफ़ी क्लब भी है ना। अगर आपको वो चीज़ नॉलेज नहीं है तो आप कैसे इस चीज़ को एड्रेस कर पाएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि L69 जो ग्रुप है किस तरीके से डोरमेंट पड़ा हुआ है। आपको बताना पड़ेगा कि है ना US की रीसेंट अप्रोचेस क्या है इंडिया के प्रति या फिर किसी भी ग्लोबल साउथ के प्रति, वो इंडिया को किस तरीके से एक है ना, इंडिया या फिर ग्लोबल साउथ के ब्रिक्स कंट्रीज़ को किस तरीके से US हेजेमनी को है ना को ब्रेक डाउन करने वाली इंस्टीट्यूशन के तौर पे ब्रिक्स को देख रहा है। इसीलिए सारे ब्रिक्स कंट्रीज भी गिने जा रहे हैं। G4 के मेंबर्स नॉर्मली ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, एक्सेप्ट फॉर जर्मनी, तो ये जो चीज़ें हैं है ना, जर्मनी एंड जापान, खैर ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको किस चीज़ है ना, एक ऑप्शनल लेवल चीज़ों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों की आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अदरवाइज देख लेना आप, भाई ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है। पहला ही क्वेश्चन देख लो यहाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे पूछा कि बताओ करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है। हालांकि ये मेरे को याद है 2022 का जो मैंने मेंस दिया था उसमें भी सेम क्वेश्चन था, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन पे था और लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन वहाँ से प्रिपेयर कर रखा था। उन्होंने पहले ही लिखा होगा ऊपर कि सेक्शन 8 ऑफ RPA एक्ट, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस को बताया है। नहीं, आदमी को याद रहता है सेक्शन 8 ऑफ RPA एक्ट, सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट, ना भाई, ना 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 ना, इसके लिए अलग सेक्शन है, सेक्शन 123। हालांकि चीज़ें वही लिखी है जो सेक्शन 8 में है, लेकिन करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए सेक्शन जो बना हुआ है वो डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शन से अलग है। मैक्सिमम लोगों जो मैंने जिनसे भी बात की उन्होंने सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 वो लिख के रखे हुए थे, क्योंकि खैर मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, लेकिन देयर इज़ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत है ना, काफ़ी बड़े वो फिगर हैं उन पे, तो ये पॉलिटी के डोमेन में है ना। तो उन्होंने इन चीज़ों को इस तरीके से कवर किया था। मान लीजिए उन्होंने वो डिस्क्वालिफिकेशन को उस तरीके से कवर किया था कि सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 वो सब चीज़ें पूछ उसने करप्ट प्रैक्टिसेस लिया। अब भाई यही चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप अगर civilspot.in पे जाएंगे आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा, फ्री कोर्स ऑफ पॉलिटी थ्रू रियल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेयर एक्ट्स। तो ये देखिए, ये एक सीरीज़ है ना, एक वीडियो मैंने बनाई हुई थी, एक पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इसमें कवर्ड है। बनाई मैंने ये 1 साल पहले थी, 46 मिनट्स में है। इनमें ये सब चीज़ें थी, केस लॉज वगैरह, जो चीज़ें इससे है ना रिलेट आप कर सकते थे वो सब चीज़ें इसमें आपकी थी। तो ऐसी चीज़ें जो है, जो आप रैंडम कहीं प्री के लिए भी पढ़ रहे हो, वो आप मेंस में आपसे पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ देखिए, है ना, पार्डनिंग पावर ऑफ इंडिया को इंडियन प्रेसिडेंट को कंपेयर करना है, बताइए US के उससे। अगर आपको पता है तो पता है भाई, नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है ना। एक ऐसा ही इन्होंने देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, ये तो PYQ बेस्ड है ना। इसीलिए इस कोर्स में भी आपको बाकी सिर्फ ये कंटेंट नहीं मिलेगा। डेली आप जो है 2 करंट ओरिएंटेड प्लस 3 PYQs टॉपिक वाइज आप जो है डेली आप अटेम्प्ट करेंगे। PYQ भी पूरे कवर होंगे और करंट जो चीज़ें हैं वो भी इसमें पूरी कवर होंगी। तो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल अप्रोचेस सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और USA के है ना, जो उनके जजेस की अपॉइंटमेंट है, उन पे कंपैरेटिव क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था। अब नॉर्मल आदमी इसे नहीं कर पाएगा भाई। मैं इसलिए अटेम्प्ट कर पाया क्योंकि मैंने इस साल ये अप्रोच ज़रूर अपनाई थी कि मैंने केस स्टडीज़ को ChatGPT का भरपूर यूज़ किया। इस साल के लिए केस स्टडीज़ मैंने है ना केस स्टडीज़ पूछी मैंने उससे कि बताओ भाई, अगर जुडिशरी में ये इशू है कि दुनिया में बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जुडिशियल, हाँ ठीक है, जुडिशरी में अपनाई जाने वाली दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो बताया है कि UK मॉडल ये है, उसमें एक कमीशन बनाया हुआ है जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें कि ना सिर्फ जजेस इन्वॉल्व है, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, सिविल सोसाइटी के लोग भी इन्वॉल्व है अपॉइंटमेंट के लिए। ऐसे ही USA का मॉडल, इन्होंने यहाँ पे USA का पूछ लिया। भाई USA में क्या होता है, भाई USA में प्रेजिडेंट उसे नॉमिनेट करता है, पार्लियामेंट रेटिफाई करती है ना।
तो ये जो चीज़ें हैं और फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताने थे। सो ये बहुत डीपर लेवल पे आपसे इन अ नटशेल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आप वो कन्वेंशनल मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम में अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी वो है ना कन्वेंशनल आंसर राइटिंग की लाइव आपको बस 5 क्वेश्चन दे देंगे और फिर हाँ, उसकी आंसर राइटिंग कर दो, जैसे करनी जैसे मर्जी करनी कर दो, है ना। वो उससे जितना जल्दी आप बाहर आ सको उतना बेहतर है। अगर आप मुझे अभी यहाँ पे सुन रहे हैं, मैंने इसीलिए ये वीडियो है ना इतनी लंबी बनाई, क्योंकि मैंने इन सबको भी देखिए अभी भी इस कोर्स में अभी सिर्फ है ना एक स्टूडेंट है वो एनरोल कर रखे हुए हैं अभी, क्योंकि मैंने इन सबको बोल के रखा हुआ था। इतने दिन से मैं खुद भी बिजी था कि है ना जो भी आपकी ये क्वेरीज हैं अभी होल्ड पे रहिए, मैं इस पर एक ब्रॉड वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आप इन चीज़ों पे एनरोल करना। स्टार्ट ये हो रहा है 21 और 22 सितंबर को, है ना 21 या 22 सितंबर को, जब भी है ना जब भी मुझे सूटेबल लगे। 22 के बाद कभी डिले नहीं होगा, 21 से पहले कभी नहीं आएगा। इन 2 डेट्स में ये स्टार्ट होगा सितंबर 2025। आप कभी भी अगर बाद में भी है ना देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ हेल्प करेगी, क्योंकि जो तो रिकॉर्डेड सेशन, जो तो आपका कंटेंट एनरिचमेंट है वो रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू आपको मिलेगा वेबसाइट पे, है ना। वो रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू मिलेगा आपको वेबसाइट पे। जो आपकी लाइव आंसर राइटिंग और लाइव इवैल्यूएशन होगी वो होगी गूगल मीट के थ्रू। उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? जब आप इस कोर्स में एनरोल कर लें, जिसकी फीस नॉन नेगोशिएबल है। अगेन प्रीलिम्स वगैरह के कोर्सेज की मैं कर लेता था, है ना, डिस्काउंट वगैरह ऑफर कर लेता था भाई, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी मेरे लिए उतना वो है ना, 6,000 रुपया 3 महीने की वो जो इन्वॉल्वमेंट है, आप खुद समझिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत इसमें 100 150 200 लोग आएंगे, नहीं, है ना, 15-20 लोग होंगे मैक्स टू मैक्स, इतने ही लोग है ना इसमें एक चीज़ में होंगे। तो अगर मुझे भी डेली अगर चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, सबके बाल बच्चे पालने को होते हैं भाई, तो उस हिसाब से मैंने ठीक है ये जो फीस है ये अगेन भले इसमें एक ही स्टूडेंट एनरोल हो, लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल है। ये मैं पहले आपको बता दूं, मेंस के इस प्रोग्राम की अगर आपको लाइव आंसर राइटिंग में आना है, देयर विल बी नो डिस्काउंट एटसेट्रा एटसेट्रा, एटलीस्ट इसमें नहीं होगा, राइट। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी हुई है, पिछले साल भी मैंने प्रीलिम्स में बहुत सारे है ना, हाँ, मोर देन 30% लोग भाई प्रीलिम्स का जो PYQ रिसर्च प्रोग्राम है, 30-40% लोगों को उन्होंने मुझसे 50% डिस्काउंट मांगा, मैंने 100 दे दिया कि पढ़ो यार, निकाल लो, प्री तो निकाल लो एटलीस्ट। लेकिन फिर मुझे बाद में चीज़ों को समझ आया, मैंने उनका पैटर्न थोड़ा देखा कि नहीं, हाँ, दे है ना, मोस्ट ऑफ देम टर्न आउट टू बी लाइक, आपकी जो भी अच्छाइयाँ होती है, बहुत लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। 10% लोग ऐसे होंगे जो कि आपसे ऑनेस्टली या फिर किसी तरीके की हेल्प की नीड में होंगे, है ना। मैक्सिमम लोग भाई आपको झूठी कहानियाँ बना करके भाई देश के अलग अलग लोगों से अलग अलग है ना वहाँ से लोग अप्रोच करते हैं। कुछ कर्नाटक से होंगे, कुछ यूपी से होंगे, कुछ बिहार से होंगे, कुछ हरियाणा से होंगे। अब मैं जा कर के नहीं चेक कर सकता हूँ कि आर दे रियली फेसिंग द इश्यूज और नॉट, है ना। लेकिन है ना जितना मुझे बताते हैं मैं फेस वैल्यू में ले लेता हूँ कि एटलीस्ट यार अगर कोई आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो इस स्थिति में होगा कि उसे रिक्वेस्ट करना पड़े, समझ रहे हो, एटलीस्ट वो कैलकुलेटिव है। तो मैं ऐसे भी दे देता था कई लोगों को, लेकिन अब मुझे ऐसा है ना ऑनेस्टली फील हो रहा है कि नो, इफ़ यू आर ऑफरिंग समथिंग फॉर फ्री, यू आर हाईली अंडर वैल्यूड, यू आर हाईली अंडर वैल्यूड। फ्री जो प्रोडक्ट्स हैं भाई वो मार्केट में उनकी भले वो हाई क्वालिटी के हो, हाईएस्ट क्वालिटी के हो, लेकिन कोई इज्जत उसकी नहीं रहती है फिर, इफ़ यू गिव योर फ्री टाइम टू समवन, है ना। ऐसा ही आपके लाइफ के रिलेशनशिप्स में भी है, आप अगर देते जाओगे तो लोग जो है आपको कंज्यूम करते रहेंगे और यू विल बी कंज्यूम्ड फॉर श्योर। सो है ना, यू विल बिकम द प्रोडक्ट, यू विल बी कंज्यूम्ड, समझ रहे हो। तो जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं, एटलीस्ट इसमें आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, थैंक यू का ये पेज आएगा, थैंक्स फॉर शोइंग योर ट्रस्ट, ये वेबसाइट पे ही आएगा। यहाँ आपको एक बटन मिलेगा ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, सब कुछ ऑटोमेटेड है, इस पर बस क्लिक करना है, आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेंगे, जो कि एक एक्सक्लूसिव ग्रुप बना हुआ है मेंस आंसर राइटिंग वालों के लिए। दैट्स इट, है ना, बस इतना करना है। और आई होप ये जितने भी लोग इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप गिविंग योर सजेशन, योर फीडबैक एटसेट्रा। और अपने लोगों से ये ज़रूर शेयर कीजिए जो कि 2025, 26, 27, 28, 5 तो क्या है ना, इनके लिए अपीयर होना चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स एटसेट्रा हो, ये सभी को बेनिफिट करेगा, है ना। शेयरिंग इज़ केयरिंग, इफ़ यू शेयर देन ओनली आई कैन सस्टेन
ऑल दीज इनिशिएटिव्स जो भी यहाँ पे इवन चैनल पे आपको फ्री इनिशिएटिव चले हैं, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। बहुतों के मुझे टेक्स्ट आते हैं, भाई फ्री में PYQ रिसर्च के बेसिस पे पूरा पूरा आपका GS का कंटेंट इसमें कवर हो रखा है, आप जाकर के प्लेलिस्ट भी जाकर के देख सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कईयों के CDS में लग जाते हैं, कईयों के CAPF में लग जाते हैं, कईयों के प्री उससे निकले जा रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी ज़रूर है, लेकिन एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट होती है कि इफ़ यू आर नॉट गेनिंग सब्सटेंशियली फ्रॉम समथिंग, तो फिर आप जो है आपको चीज़ें अनसस्टेनेबल, क्योंकि फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इफ़ यू कैन हेल्प इन एनी मैनर मीन्स बाय शेयरिंग दिस वीडियो और दिस इनिशिएटिव विद द पीपल, और वो भी तभी शेयर करना है इफ़ यू पर्सनली ट्रस्ट मी, है ना, देन यू कैन शेयर दिस video with the people who you feel that they are in need of any such initiative. Thank you so much and you should definitely join this. एक चीज़ जो मैं हर बार लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि once you join this you will never regret this investment, at least this part of your civil services investment, आपको उस पर रिग्रेट नहीं होगा। आपने बहुत बड़े बड़े कोचिंगों से लेके रखी होगी, है ना, हाँ कोचिंग लेके रखी होगी, नहीं आपने, है ना, आप बाकी चीज़ों को ज़रूर रिग्रेट करेंगे अपनी CSC की प्रिपरेशन के जर्नी में। एटलीस्ट यहाँ पे एनरोल होना यू विल नेवर रिग्रेट, ट्रस्ट मी विद दैट, है ना। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।